Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेंट। ये हमारा इस टॉपिक पर दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जिस पर हमने रेफ्रिजरेंट के वर्किंग के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका डेजिग्नेशन या नॉमेनक्लेचर हम कैसे रखते हैं उसके बारे में भी हमने हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे रेफ्रिजरेंट की जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है रेफ्रिजरेंट के लिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रेफ्रिजरेंट। सो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट मतलब जब किसी भी कंपाउंड को एज ए रेफ्रिजरेंट हम कंपेयर करते हैं तो हम किन किन क्राइटेरिया पे कंपैरिजन करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी कंसिडर करते हैं, जिससे कि हम जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उससे हम मैक्सिमम बेनिफिट उससे हमें मिल सके, मिनिमम इनपुट पर हमें मैक्सिमम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या मैक्सिमम कूलिंग हमारे को मिल पाए। तो जनरली जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं रेफ्रिजरेंट की उनको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज और तीसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, किसी भी जो हमारा लिक्विड है या रेफ्रिजरेंट है या गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो वो टेम्परेचर होता है कि जिसके ऊपर अगर किसी भी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है तो फिर उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे हम उस पर कितना भी प्रेशर लगाएं या कितना भी दबाव हम उस पर डालें, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वो रेफ्रिजरेंट गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर हमारा हाई होना चाहिए, जितना भी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा हमारे सिस्टम की सीओपी होगी, और साथ ही हमारा जो कंप्रेसर होगा वो स्मॉल रहेगा। So the critical temperature of a refrigerant is temperature above which refrigerant gas cannot be liquefied irrespective of increased pressure. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो हमारा पानी कितने टेम्परेचर पे जो बॉयल हो जाता है वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन जैसे ही हम उस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही अगर किसी भी गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है अगर उस टेम्परेचर से ऊपर उस गैस का टेम्परेचर हो जाता है तो उस पर हम कितना भी प्रेशर डालें उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो गैसियस कंडीशन में ही रहेगा। मतलब क्या होगा कि जो हमारा कंडेंसर में जहां पर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं वेपर्स को, उसको कंडेंस करते हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो इसकी वजह से जिन रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर लो है जैसे कि CO2 है या इथाइलिन है, ये सुटेबल नहीं होते कहां पे, जैसे जहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ जैसे कि इंडिया जहां पर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है मोस्ट ऑफ द ईयर जो हाई रहता है, क्योंकि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा है तो और गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, यानी कि जो हमारी हीट ट्रांसफर है वो हो ही नहीं पाएगी, और जो हमारी गैस कंडेंसर में कंडेंस होनी चाहिए, जो वेपर्स कंडेंस होनी चाहिए वो कंडेंस नहीं होंगी। वेपर कंडेंस नहीं होगा तो उसका प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं होगा और हमें कोई भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जाकर इवेपोरेटर में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पर डाटा हमने रखा है फ्रेंड्स। सबसे पहले है वाटर। वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 371.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है अमोनिया। अमोनिया का टेम्परेचर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 132.4। R12 का टेम्परेचर है
111.20 डिग्री सेल्सियस, R22 का है 96.5 डिग्री सेल्सियस, R134 का है 101.20, CO2 का है 31 डिग्री सेल्सियस और इथाइलिन का है 10.6 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे CO2 है 31 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे इंडिया जैसा जो क्लाइमेट है वहां पर गर्मियों में टेम्परेचर आसानी से 45 डिग्री के पार चला जाता है। तो अगर ऐसी जगह पे हम CO2 को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, जो हीट रिजेक्ट या जो हीट ट्रांसफर होता है कंडेंसर में वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, और वो गैस के जो वेपर्स हैं वो लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे। और जबकि इथाइलिन का टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर वो तो सिर्फ 10.6 ही है। तो ये इवन इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर विंटर में भी टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा रहता है। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसी जगहों पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो इसीलिए रेफ्रिजरेंट का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इवेपोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर। तो इसके बारे में हम जो हमारी पिछली वीडियो हमने वेपर कंप्रेशन में बनाई थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अगर इवेपोरेटर का या कंडेंसर का प्रेशर हम चेंज करते हैं तो हमारे सिस्टम पे या सीओपी पर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है फॉर गिवन टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर, कि टेम्परेचर जो हमें इवेपोरेटर में चाहिए उसके लिए इवेपोरेटर का जो प्रेशर है वो किसके पास होना चाहिए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास होना चाहिए। यानी कि जितना वो पास हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के होगा उतना अच्छा रहेगा। क्यों, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास रहेगा तो जो हमारी लीकेज है एटमॉस्फेयर से, जो एयर है या मॉइस्चर है वो सिस्टम में लीक कम होगा। क्योंकि अगर जो हमारा इवेपोरेटर का प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा और नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो बाहर की हवा है वो हमारे इवेपोरेटर में घुसने की कोशिश करेगी और कहीं पे भी अगर कुछ भी क्रैक या लीक डेवलप हो जाएगा तो वहां से वो बाहर की हवा और मॉइस्चर हमारा इवेपोरेटर में एंटर कर जाएगा, जो हमारे पूरे सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा है, अगर इवेपोरेटर में बहुत ही कम प्रेशर मेंटेन होता है तो जो हमारा कंप्रेसर है उसको बहुत ज्यादा सक्शन प्रेशर मिलेगा और जो हमारा कंप्रेसर है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा इवेपोरेटर का प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या जो हमारा वातावरण का जो दबाव होता है जिसको हम 1 बार बोलते हैं अप्रोक्स, उसके जितना करीब हो सके उतना करीब होना चाहिए। साथ में कंडेंसर की केस में क्या होता है, जो डिस्चार्ज प्रेशर है कंप्रेसर का या कंडेंसर प्रेशर, क्योंकि हमको पता है कि जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज है प्रेशर है वही प्रेशर हमारा कंडेंसर में भी सेम प्रेशर रहता है। कंडेंसर में हमारा कोई प्रेशर रिड्यूस नहीं होता है, सिर्फ टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो कंडेंसर प्रेशर को हम मान सकते हैं कि जो प्रेशर हमारा कंप्रेसर के आउट पे है या एग्जिट पे या उसके डिस्चार्ज पे, तो वो हमारा कम से कम होना चाहिए जिससे कि हमारी जो कंप्रेसर की कंस्ट्रक्शन है या जो हमारा कंडेंसर का जो बनावट है या कंस्ट्रक्शन है वो हल्की हो सके। क्योंकि अगर कंप्रेसर के एग्जिट पे हमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मिलता है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग कंडेंसर को भी बहुत ही हैवी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्यादा प्रेशर जो है उसको झेलना है, और ऐसे ही हमें कंप्रेसर को भी हैवी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको हम हल्का बना देंगे तो वो इतना हाई प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। तो दोनों ही तरह से इवेपोरेटर का जो प्रेशर है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वातावरण के दाब के करीब होना चाहिए, और जो हमारा कंडेंसर का प्रेशर है वो भी जितना कम से कम हो सके उतना होना चाहिए। यानी कि दोनों के दोनों प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर के करीब ही होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो मतलब फ्रेंड्स कि जो हमारा कंडेंसर प्रेशर और इवेपोरेटर प्रेशर का जो रेशियो है, तो इन दोनों का रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमारा कंप्रेशर जो हमारा प्रेशर रेशियो है जितना कम होगा उतनी ही हाई एफिशिएंसी हमारी होगी कंप्रेसर की।
यानी कि जो कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करती है। ये जब हम इक्विपमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में। सो हमारा जो प्रेशर रेशियो है वो मिनिमम या स्मॉल होना चाहिए। साथ ही अगर हमारा प्रेशर रेशियो कम है तो हमारी पावर कंजप्शन भी कम होगी, क्योंकि हमें कम प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारा इनलेट पे प्रेशर 1 बार है और हमें उसे 2 बार तक ले जाना है तो हमें कम पावर यूज करनी पड़ेगी, इसके मुकाबले अगर हमें 1 बार प्रेशर को 4 बार प्रेशर तक इंक्रीज करना हो। तो जितना प्रेशर रेशियो हमारे लिए कम होगा उतना ही कम हमको पावर भी यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हम आसानी से समझते हैं कि जिस टेम्परेचर पे हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा या फिर उसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, हमको ऐसा रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या उसका जो जमाव बिंदु है वो जो इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है जिस पर हमको इवेपोरेटर को ऑपरेट करना है, जहां पर हमें कूलिंग चाहिए, उससे बहुत ज्यादा नीचे होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर हमारा पूरा सिस्टम रन कर पाए और हमारा रेफ्रिजरेंट किसी भी इक्विपमेंट में जाकर जमे ना। So freezing point of refrigerant must be well below the evaporator operating temperature to avoid its freezing at evaporator temperature। तो यहाँ पे भी हमने कुछ एग्जांपल आपके लिए दिए हैं। पहले NH3 यानी कि अमोनिया। अमोनिया का जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग वो है -77.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से नीचे -77.8 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारी अमोनिया है वो फ्रीज नहीं होती। जो हमारा R12 है उसका टेम्परेचर है फ्रीजिंग -157.8 डिग्री सेल्सियस और R22 का है -160 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -160 डिग्री सेल्सियस तक R22 जो है वो गैस या रेफ्रिजरेंट हमारा फ्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। तो जो स्पेसिफिक हीट है फ्रेंड्स वो हमारी 2 पार्ट में होती है, क्योंकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो फेज चेंज करता है। वो जो इवेपोरेटर में है तब उस समय पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फेज में होता है, और जब वो कंडेंसर में जाता है तो कंडेंसर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसकी जो फेज है वो वेपर होती है। तो दोनों के लिए ही अलग अलग क्राइटेरिया है। As liquid refrigerant undergoes throttling, specific heat of liquid should be small so that degree of subcooling will be large, leading to smaller amount of flash gas at evaporator inlet। तो जब हमारा जो कंडेंसर है, कंडेंसर में जब हमारा लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया है हमारा रेफ्रिजरेंट, तो उस समय उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होनी चाहिए, जिससे कि जब उसका हम टेम्परेचर ड्रॉप हो थ्रोटलिंग में, क्योंकि कंडेंसर के बाद में रेफ्रिजरेंट कहां जाएगा? थ्रोटलिंग के लिए। तो जब थ्रोटलिंग में उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो तो उसमें बहुत ज्यादा गैसेस नहीं बने, इसलिए उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको स्मॉल होना चाहिए। अब वो लिक्विड जब हमारा इवेपोरेटर में जाता है तो वहां पे वो क्या करता है? वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और हीट एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। तो उसका स्पेसिफिक हीट वहां पर ज्यादा होना चाहिए कि एक यूनिट मास के लिए, या मान लीजिए 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसकी हमें क्वांटिटी की जरूरत कम पड़ेगी, और साथ ही हमारा जो सुपर हीटिंग है वो कम होगी, क्योंकि अगर उसका स्पेसिफिक हीट वेपर का कम होगा तो बहुत जल्दी बहुत सारा वेपर जनरेट हो जाएगा, और अगर इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा? वो वेपर फिर क्या हो जाएगा? सुपर हीट हो जाएगा। और जैसे कि हमने वेपर कंप्रेशन के वीडियोस में बताया है कि अगर बहुत ज्यादा सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर में जाता है तो उससे क्या होगा? हमारे कंप्रेसर का वर्क बढ़ जाएगा। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हमारा जो स्पेसिफिक हीट है वो वेपर का वो लार्ज होना चाहिए। तो यहां पर 2 हैं, वेपर स्पेसिफिक हीट शुड बी लार्ज और साथ ही स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड शुड बी स्मॉल। तो हमारे पास ऐसा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए जिसके लिक्विड जो स्पेसिफिक हीट है वो कम हो और वेपर स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो।
नेक्स्ट है कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर मस्ट नॉट बी हाई। तो जो हमारा कंप्रेसर से जो हमारी रेफ्रिजरेंट निकल रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा तो हमें ज्यादा बड़ा कंडेंसर लगाना पड़ेगा उसको कूल करने के लिए। साथ ही अगर टेम्परेचर डिस्चार्ज पर ज्यादा होगा तो हमें कंप्रेसर का जो वर्क है वो भी साथ साथ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इवेपोरेटर में अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि जो लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट चाहिए वो अगर ज्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, हमें मास फ्लो रेट पर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए जो हमें रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी चाहिए या मास चाहिए वो कम होगा, क्योंकि वो 1 डिग्री के लिए वेपोराइज होने के लिए या जो है हीट बहुत ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें ज्यादा रेफ्रिजरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर हमें ज्यादा रेफ्रिजरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, हमें शुरू में जो हम रेफ्रिजरेंट फिल करते हैं सिस्टम में उसकी इनिशियल कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी। सो दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द इनिशियल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट। साथ ही अगर हमारा रेफ्रिजरेंट का जो मास है वो हमें कम चाहिए सिस्टम में, तो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी उनका साइज भी कम हो जाएगा, यानी वो भी कॉम्पैक्ट होंगे। तो अगर हमारे इक्विपमेंट साइज कम होंगे तो वहां पे भी हमारी जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एट इनलेट ऑफ कंप्रेसर मस्ट बी स्मॉल। यानी कि जो कंप्रेसर का इनलेट है वहां पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर मीटर क्यूब या वो हमारा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम होगा तो हमारा कंप्रेसर छोटा होगा। साथ ही हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो भी सब के सब उनका भी साइज स्मॉल हो जाएगा। इसी वजह से देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया कि R11 और R113 जो है दे आर यूज्ड विद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, क्योंकि जो इनका R11 और R113 का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ हम जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो यूज नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा मास कंटिन्यूसली फ्लो करना है, तो इसलिए इन दोनों के साथ हमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ही यूज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज अगर किसी रेफ्रिजरेंट की है तो उसकी वजह से हमारा जो इक्विपमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो जाता है। एंड लास्ट सीओपी मस्ट बी हाई एज पॉसिबल। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है कि जो सीओपी है हमारे सिस्टम की वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि सीओपी हमें बताती है कि हमारा रनिंग कॉस्ट सिस्टम का कितना होगा। तो जितना ज्यादा सीओपी होगा उतना ही हमारा रनिंग कॉस्ट कम होगा। तो रेफ्रिजरेंट के लिए सीओपी हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। सेकेंड कैटेगरी इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे जो रेफ्रिजरेंट है उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की भी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले है टॉक्सिसिटी, यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जहां पे हमारी जो फूड प्रिजर्वेशन वाली लोकेशंस हैं या जहां पर एयर कंडीशनिंग हम करते हैं, जहां पर रेफ्रिजरेंट या जो हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में आता है, वहां पर हमें ऐसे रेफ्रिजरेंट यूज करने होते हैं जो बिल्कुल भी टॉक्सिक ना हो, क्योंकि इन एनी केस कोई लीक हो जाता है या किसी भी वजह से रेफ्रिजरेंट का रिसाव हो जाए तो जो हमारा फूड है या जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान वहां पे हैं उस कंडीशनड स्पेस में, उनके लिए कोई खतरा ना हो। सो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है फ्लेमेबिलिटी। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो बिल्कुल भी फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि वो आग नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी वजह से अगर हमारे रेफ्रिजरेंट का लीकेज होता है, रिसाव होता है और वो बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल है, जैसे कि पेट्रोल होता है या डीजल होता है, तो क्या होगा, वो पूरा सिस्टम में आग लग सकती है और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसी वजह से जो हमारा CO2 है, CO2 हमारा सबसे सुटेबल रेफ्रिजरेंट होता है, क्योंकि CO2
नॉन फ्लेमेबल है और साथ ही साथ CO2 को हम एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं, क्योंकि CO2 आग को बुझाने में काम आता है। तो CO2 हमारा जो है वो सबसे कम या नॉन फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है। तो CO2 का या एयर का हम यूज करते हैं जहां पे माइंस होती हैं, जहां पर जैसे कोयले की जो खदान होती हैं वहां पर आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और वहां पर खदानें जमीन से कई सौ मीटर या कई किलोमीटर नीचे तक होती हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। तो वहां पर जब लोग काम करते हैं तो उनके लिए भी कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग वहां पर करनी पड़ती है। तो वहां पर स्पेशली इसी तरह का रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है या चूज किया जाता है जिसमें आग लगने का खतरा ना हो। तो जैसे कि हमने बताया कि CO2 जो है वो नॉन फ्लेमेबल है, उसके दूसरी तरफ अगर इथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन इस तरह के जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो हाईली अनडिजायरेबल हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जो है आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है एक्शन विद ऑयल। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ऑयल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले कि हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें ऑयल कहां से आएगा। तो हमारा ऑयल आता है कंप्रेसर से, क्योंकि जो कंप्रेसर में बहुत सारे वाल्व्स होते हैं, गैस्केट्स होती हैं, क्रैंकशाफ्ट्स होती हैं, तो उनके ल्यूब्रिकेशन के लिए कंप्रेसर में ऑयल या ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल रहता है, और कंप्रेसर के थ्रू ही हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो रहा है। तो जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है तो ऑयल का कुछ पार्ट उसके साथ मिक्स हो जाता है, और वो कहां, फिर हमारे पूरे साइकिल में वो ऑयल रेफ्रिजरेंट के साथ मूव करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि रेफ्रिजरेंट हमारा ऑयल के साथ मिलकर कैसे रिएक्ट करता है। तो यहां पर हमारे 3 केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले है रेफ्रिजरेंट दैट आर नॉट मिसिबल विद ऑयल, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट हमारे ऑयल के साथ मिक्स नहीं होते हैं, जैसे NH3 यानी कि अमोनिया और CO2। तो जो ऐसे रेफ्रिजरेंट जो ऑयल के साथ मिक्स नहीं होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो कंप्रेसर है उसके एग्जिट पर एक सेपरेटर लगा देंगे, क्योंकि ऑयल और रेफ्रिजरेंट मिक्स नहीं हो रहे तो हम आसानी से वहां पर ऑयल को रेफ्रिजरेंट से सेपरेट कर लेते हैं, और वो ऑयल वापस कहां भेज देते हैं, क्रैंक केस ऑफ कंप्रेसर में। तो पहला केस जब ऑयल और रेफ्रिजरेंट मिक्स नहीं हो रहे, तो हमने कैसे उसको, इस प्रॉब्लम को कैसे कैटर किया, सेपरेट, एक सेपरेटर लगा दिया जिससे ऑयल को हमने सेपरेट कर दिया। दूसरा कंडीशन है कि रेफ्रिजरेंट विच आर कंप्लीटली मिसिबल विद ऑयल लाइक R11 और R12। ये ऐसे रेफ्रिजरेंट हैं जो ऑयल के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो इनमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट के साथ ऑयल मिक्स हो गया तो क्या होगा, वो पूरा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, वहां से इवेपोरेटर में आएगा और वापस से इवेपोरेटर से कंप्रेसर में आ जाएगा। क्योंकि ऑयल पूरी तरह से रेफ्रिजरेंट में मिक्स है तो वो किसी भी इक्विपमेंट में जमा नहीं होगा, वो वापस कंप्रेसर में आ जाएगा। तीसरा जो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है या जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है तीसरा केस, when refrigerant that are partially miscible with oil like R22। जो कुछ पार्ट में तो साइकिल के मिसिबल हैं यानी कि घुले हुए होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट में वो नहीं घुलते, जैसे R22 के केस में होता है कि कंप्रेसर से, जब कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट जाता है तो वहां पे ऑयल उसके साथ मिक्स हो जाता है, कंडेंसर में भी मिक्स्ड कंडीशन में रहता है। उसके बाद जब एक्सपेंशन वाल्व से वो एक्सपेंड होके थ्रोटलिंग होने के बाद जब इवेपोरेटर में आता है तो लोअर टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट और ऑयल सेपरेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑयल है वो इवेपोरेटर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और अगर ऑयल इवेपोरेटर में इकट्ठा हो जाएगा तो जो हमारा हीट एक्सचेंजिंग का जो काम है, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इवेपोरेटर और रेफ्रिजरेंट में, वो ड्रेस्टिकली कम हो जाता है। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट और ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसी जगह पे हम मिनरल ऑयल यूज ना कर जो सिंथेटिक ऑयल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मिनरल ऑयल, तो ऐसी जगह पर हम सिंथेटिक ऑयल यूज करते हैं, मिनरल ऑयल यूज ना करके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्शन विद मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस मटेरियल के हमने सारे इक्विपमेंट्स बनाए हैं उनसे वो रिएक्ट करता हो। जैसे किसके केस में होता है,
अमोनिया के केस में अमोनिया जो है कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, तो जब हम अमोनिया को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं तो उसके साथ जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो या तो रोट आयरन के होंगे या फिर स्टील के होंगे। इसीलिए जो अमोनिया है उसके साथ में कॉपर या कॉपर के जो अलॉयज हैं जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, वो यूज नहीं किए जाते। ऐसे ही जो हमारे फ्रियोन्स होते हैं, फ्रियोन्स की कैटेगरी वाले जो भी रेफ्रिजरेंट है वो अटैक करते हैं किसके, एल्यूमिनियम को। तो इसीलिए जो फ्रियोन्स हैं उनके साथ एल्यूमिनियम यूज ना करके हम यूज करते हैं कॉपर। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो उसका सिलेक्शन इस चीज पर भी मैटर करता है कि जो हमारे बाकी के इक्विपमेंट्स होंगे वो हम कैसे या फिर कौन सा मटेरियल हम इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं इस रेफ्रिजरेंट के साथ। थर्ड वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे रेफ्रिजरेंट है उसके लिए कुछ उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले है विस्कोसिटी यानी कि सघनता। तो जो विस्कोसिटी है, सघनता जो है वो रेफ्रिजरेंट की, चाहे वो लिक्विड फेज में हो या जब वो वेपर फेज में हो, तो वो सब बहुत ही कम होनी चाहिए। जितना कम हो सकता है उतना कम होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो जो हमारे कंडेंसर हैं या इवेपोरेटर हैं उनमें प्रेशर ड्रॉप कम होगा, या फिर जो हमारी लाइंस हैं, जो कनेक्टिंग ट्यूब्स हैं, उनमें भी प्रेशर ड्रॉप कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी उतना ही हमारा प्रेशर ड्रॉप फ्रिक्शन की वजह से पाइपलाइंस में और इक्विपमेंट्स में बढ़ेगा। तो विस्कोसिटी हमारी रेफ्रिजरेंट की कम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लीक डिटेक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि रेफ्रिजरेंट का जो लीकेज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो लीक होगा नहीं होगा, ये है कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है। अगर वो बहुत ही अच्छे से बना है, सारे जॉइंट्स प्रॉपर हैं, वेल्डिंग प्रॉपर हुई है, तो कोई लीकेज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई भी लीकेज इक्विपमेंट में है तो वहां से हमारा रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लीक होता है, तो लीक का जो डिटेक्शन है उसका डिटेक्शन आसानी से हो जाना चाहिए। यानी कि जो रेफ्रिजरेंट अगर लीक हो तो हमें आसानी से पता हो लगना चाहिए कि जैसे हमारी रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है। जैसे हम क्या करते हैं, जो एलपीजी है, एलपीजी गैस की खुद की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन एलपीजी गैस में एक अलग से एक केमिकल ऐड किया जाता है जिसकी वजह से उसकी बहुत ही तेज गंध आती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि जो एलपीजी गैस है वो हमारी लीक कर रही है। तो स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए एलपीजी के सिलेंडर्स में। उसमें अलग से एक कंपाउंड मिलाया जाता है जिसकी स्मेल आती है। एक्चुअली वो एलपीजी की स्मेल नहीं होती है, वो उस कंपाउंड की स्मेल होती है, जिससे हमें पता लगता है कि एलपीजी गैस लीक हो रहा है। तो ऐसे ही जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट होनी चाहिए, जिससे उसकी लीकेज आसानी से पता लग जाए। दूसरा क्या है कि जो डिटेक्ट करने के तरीके हैं वो भी इजी होने चाहिए। जैसे अगर फ्रियोन्स लीक हो रहे हैं तो उनको हम हेलाइट टॉर्च की मदद से चेक कर सकते हैं। जब हेलाइट टॉर्च को हम के अंदर में फ्रियोन्स को चेक करते हैं तो जो लाइट है उसका कलर ब्लू से ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि वहां से फ्रियोन्स जो हमारे रेफ्रिजरेंट है वो लीक हो जाएंगे। ऐसे ही अगर अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं तो उसका लीकेज हम कैसे पता लगा सकते हैं। अगर अमोनिया के जो वेपर्स हैं वो अगर सल्फर स्टिक के साथ में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि व्हाइट फ्यूम्स हमारी बनती हैं, किसकी, अमोनियम सल्फाइड की। जैसे ही अमोनिया के वेपर सल्फर स्टिक के कांटेक्ट में आएंगे तो वो एक अमोनियम सल्फाइड बनाएंगे जो कि व्हाइट फ्यूम्स बनाता है, और आसानी से हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो लीक कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं हमारे रेफ्रिजरेंट की। तो नेक्स्ट है कि हमें रेफ्रिजरेंट का अगर सिलेक्शन करना है तो हम उनका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अगर हमको किसी रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा है एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी प्रॉपर्टीज, और तीसरा है इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज।
सो फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो अभी हमने पिछली स्लाइडों में पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन से रेफ्रिजरेंट की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कैसी हैं और उसकी थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज में सिंपल है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो प्रिफरेबली इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और साथ ही इजिली अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई रेफ्रिजरेंट अबंडेंट यानी कि बहुतायत में या ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है और साथ ही साथ वो सस्ता भी होना चाहिए, क्योंकि रेफ्रिजरेंट के लीकेज के केसेस भी होते हैं तो हमें बार बार उसको रिफिल करना पड़ सकता है और इनिशियली अगर बड़े सिस्टम्स हैं तो उसमें बहुत सारा रेफ्रिजरेंट भी हमें चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक जो सबसे जरूरी क्वेश्चन आता है कि हमें रेफ्रिजरेंट के सिलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ जाती है। तो ये हमारी जरूरत पड़ती है जो हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट की वजह से। जैसे कि अगर हम कहीं पे एयर कंडीशनिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारे वहां पर रेफ्रिजरेंट अलग हो जाएंगे। अगर हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमारा रेफ्रिजरेंट का क्राइटेरिया सिलेक्शन का अलग होगा। ऐसे ही अगर हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्राइटेरिया अलग होंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें से तीनों में से हम थर्मोडायनेमिक, थर्मोफिजिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर ली हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, साथ ही इजिली अवेलेबल होना चाहिए। जो हमारी तीसरा क्राइटेरिया वो है एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी। इसमें से हमने जो सेफ्टी वाला पार्ट है वो भी पिछली स्लाइड में कवर कर लिया है कि जो हमारा एनवायरमेंट है, सॉरी, जो रेफ्रिजरेंट है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, वो फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, वो इजिली उसका जो अगर लीकेज होती है तो उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर पाए। तो ये सब हमारे आते हैं सेफ्टी क्राइटेरिया में। तो जो हमारा बच गया है इसमें से वो है एनवायरमेंटल क्राइटेरिया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो एनवायरमेंटल जो क्राइटेरिया है वो आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेजर फैक्टर है सिलेक्शन में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत ज्यादा जो हमारा ओजोन डिप्लीशन के बारे में हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो पुराने रेफ्रिजरेंट्स हम यूज करते थे, R11 हो गया, R22 हो गया या R12 हो गया, ये सब जो है मेजर रीजन रहे हैं ओजोन डिप्लीशन के और ग्लोबल वार्मिंग के। साथ ही जैसे CO2 है, CO2 भी एक मेजर फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग का। साथ ही मीथेन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग का। तो अब से कुछ समय पहले तक, यानी कि 20 साल पहले तक इन सब चीजों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता था, लेकिन रिसेंटली ये सब कंसिडरेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि हर जगह पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस हमको लेना पड़ता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए या फिर किसी भी इक्विपमेंट के लिए कि वो एनवायरमेंट के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो सबसे पहले है हमारा ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, यानी कि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ओजोन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं ओडीपी या फिर ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। तो आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये डिसाइड हुआ था कि जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं उनका जो ओडीपी है यानी कि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है वो 0 होना चाहिए, यानी कि उनमें कोई भी ऐसा पार्ट या एटम नहीं होना चाहिए जो कि ओजोन को डिप्लीट करता हो या ओजोन को खत्म करता हो। तो सबसे ज्यादा इसमें खतरनाक है वो है क्लोरीन। क्लोरीन का एक एटम कई सौ या कई लाख ओजोन के एटम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी वजह से जो रेफ्रिजरेंट हैं जैसे कि R11 है या R12 है, इनको फेज आउट कर दिया गया है, यानी कि इनका यूज जो है वो बंद कर दिया गया है इसी कारण से, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े कारण बन गए थे। सिमिलरली जो हमारा R22 है वो इनके मुकाबले उसका ओडीपी जो है वो कम है, ओजोन के लिए कम खतरनाक है, लेकिन इसे भी नियर फ्यूचर में यानी कि आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में इसको भी पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा।
और ओडीपी का जो मेन कारण है वो है रेफ्रिजरेंट में प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। क्लोरीन और जो ब्रोमीन है ये दोनों ही ओजोन जो लेयर है उसके लिए खतरनाक है। क्लोरीन के एटम भी ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे ही ब्रोमीन के जो एटम्स हैं वो भी ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसी वजह से जिन रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन या ब्रोमीन है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और HCFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इनको भी जो है इनको सभी को रेगुलेशंस में हमने हटा दिया है। CFCs और HCFCs के बारे में हम अपने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कि जो कोई भी गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो क्या करती है, वो जो सन से आने वाली जो एनर्जी है, हीट है, उसको एब्जॉर्ब करती है। साथ ही जो हीट अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको भी एब्जॉर्ब करती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जो ये इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। और जो गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कोज करती हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये बहुत ही कॉमन है, लगभग सभी लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मालूम होगा। तो इसी से रिलेटेड है हमारा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का जो क्राइटेरिया वो है कि जो हमारी गैस है या रेफ्रिजरेंट है वो कितनी जो हीट है या उसको एब्जॉर्ब करता है। और इसको हम मेजर किसके कंपैरिजन में करते हैं, CO2 के कंपैरिजन में। जैसे कि अगर एक साल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है कितना ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं या कितनी एनर्जी वो स्टोर करती हैं, उसके रेस्पेक्ट में, उसके रेशियो में हम किसी भी रेफ्रिजरेंट या गैस का ग्रीन हाउस पोटेंशियल या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। सो रेफ्रिजरेंट शुड हैव ए लो GWP वैल्यू एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो किसी भी रेफ्रिजरेंट का जो हम यूज कर रहे हैं उसका GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ही कम होना चाहिए, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। लेकिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी है हमारे पास रेफ्रिजरेंट का जिसका ODP तो 0 है, यानी कि वो ओजोन के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन वो जो उनका जो GWP है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वो बहुत ज्यादा है, यानी कि वो हमारा एटमॉस्फेयर को गर्म बहुत ज्यादा करती है। इसका एग्जांपल है R134a। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट को भी हमें आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से इसका यूजेस या इसका इस्तेमाल बंद करना है। ये हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल के गाइडलाइंस के तहत सभी जो मेजर कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज हैं, सबने एग्री किया है और इसकी तरफ में लगातार काम हो रहे हैं। नए रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं जो कि जिनका पोटेंशियल ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल भी कम 0 है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी कम है। नेक्स्ट एक जो पैरामीटर आता है वो है टेवी यानी कि टोटल इक्विपमेंट वार्मिंग इंडेक्स। तो यहां पर हम दो फैक्टर एक साथ जोड़ते हैं। पहला है ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट इनटू एटमॉस्फेयर, जो हीट, क्योंकि जो भी एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट हम लगाते हैं वो हीट जब एब्जॉर्ब करता है कहां से, इवेपोरेटर से, तो कंडेंसर में जाके वो हीट बाहर छोड़ता है और वो हीट जो बाहर जाती है वो कहां जाती है, पूरी की पूरी हमारी एटमॉस्फेयर में जाती है। अगर हम किसी सिंक में या वाटर में भी उसको भेज रहे हैं तो इनडायरेक्टली वहां से भी वो कहां जाएगी, एटमॉस्फेयर में। तो एक पार्ट हो गया जो हमारा हीट सिस्टम से रिलीज हो रहा है वो, और दूसरा है थ्रू एनर्जी कंजप्शन, जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उससे भी हमें कुछ ना कुछ एनवायरमेंट की हीटिंग हमारी रही होगी। तो इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है फाइनली वो क्या होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करते हैं। तो हमें ऐसे रेफ्रिजरेंट प्रीफर करने चाहिए जिनका टेवी यानी कि टोटल इक्विपमेंट वार्मिंग इंडेक्स जो है वो कम है, जिससे कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट है वो कम हो।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो रेफ्रिजरेंट का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।